मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के, मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के, मैंने आंखों में बसाया तेरा सपना सजा के, दिलो जान से मैं हो चुका हूँ, दिलो जान से मैं हो चुका हूँ तुम्हारा सनम, तुम्हारा 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 सनम, तुम्हारा सनम। एक मासूम दिल है और सितम है कितने, एक मासूम दिल है और सितम है कितने, इस मोहब्बत के सिवा और भी गम है कितने, इस मोहब्बत के सिवा और भी गम है कितने, मेरे इश्क का इम्तिहान यूं न लो, तुम्हें है कसम मेरी जान यूं न लो, ख्वाब जितने भी मैंने देखे हैं, याद जितना किया है मैंने तुझे, ओ मेरे ख्वाब मेरे याद मुझे लौटा दो, ओ मेरे नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ओ मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो एक एस्से है, एक निबंध है, एक लेख है, उसको आज हम फुल एपिसोड देखेंगे। यानी फ्रॉम पैराग्राफ 1 to 24, यानी 1 से लेके और 24 तक जो पैराग्राफ है वो सारा देखेंगे। और किसके हेल्प से देखेंगे? बाय लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि कौन से, यानी पैराग्राफ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है कि आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, भारत में विकसित सभ्यता इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। रोम बेंट, रोम दुनिया से मिट गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, और मिस्र के शासक के बल टूट गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी देश जैसा बन गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी न किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न, सीखी, देयर लेसन्स, अपने सबक, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस या रोम के लेखन से। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, विच जो एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, फ्रॉम माने से, देम माने उनसे, उनसे लर्न में सीखना, उनसे सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन मान बैठे कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। पैराग्राफ 2 देखिएगा, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत इमोवेबल रहा, अचल रहा, अटल रहा।
एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी महिमा है। यानी रोम क्या हो गया, दुनिया से मिट गया। ग्रीस और किसके साथ, ग्रीस और किसके साथ, तो बोल सकते हैं कि उनका भी वही हाल हुआ। चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन भारत जो है अचल रहा, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी क्या है, महिमा है, यही उसकी समृद्धि है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के खिलाफ आरोप है। दैट हर पीपल आर, कि उसके लोग शो अनसिविलाइज्ड, इतने अशिक्षित, इग्नोरेंट, अज्ञानी, एंड स्टोलिड, और बेवकूफ हैं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, इंड्यूस माने होता है प्रेरित करना, कि उन्हें इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, उन्हें प्रेरित करना संभव नहीं, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए। किसको, इंडिया को। क्यों, क्योंकि उनका आरोप है यूरोपियन लोगों का कि भारत के लोग कैसे हैं, अशिक्षित है, अज्ञानी है और मूर्ख है, इसे हम प्रेरित नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज ए चार्ज रियली, रियली माने वास्तव में, ये हमारे आवर मेरिट, हमारे योग्यता अगेंस्ट के खिलाफ चार्ज, इट इज ए चार्ज, चार्ज माने आरोप है। यह किसके खिलाफ आरोप है, तो हमारे मेरिट के खिलाफ, हमारे योग्यता के खिलाफ। हम लोगों के पास भी योग्यता है, लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, लोग मूर्ख है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, लेकिन वास्तव में क्या हम लोग ऐसे हैं, नहीं है। What we have tested and found true on the anvil of experience, जिसे हमने अपने अनुभव की, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव होता है एक्सपीरियंस, एनविल माने होता है निहाई, टेस्टेड माने परखा, ट्रू माने सही पाया। तो वास्तव में ये हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस न करो, डेयर साहस। मेनी थ्रस्ट एडवाइस अपॉन इंडिया, अनेकों भारत पर अपनी सलाह थोपा, यानी अनेकों ने, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपा। थ्रस्ट माने थोपना, एडवाइस माने सलाह, अपॉन माने भारत, अपॉन इंडिया माने भारत पर। बी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की साहस न करो। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, अनेकों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी, एंड सी रिमेन्स स्टीडी, पर हम स्टीडी रहे, स्थिर रहे, बदले नहीं। दिस इज हर ब्यूटी, और यही हमारी ब्यूटी है, सुंदरता है। क्या हमारी सुंदरता है, कि अनेकों ने हम पर बहुत सारे सलाह थोपे, लेकिन हम लोग बदले नहीं, और दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे उम्मीद की मुख्य आधार है। पैराग्राफ 3 देखिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता, मोड ऑफ कंडक्ट, वह आचरण है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताती है, टू मैन, मनुष्य को, इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या दिखाती है, कर्तव्य का रास्ता या कर्तव्य का पथ दिखाती है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, कर्तव्यों का प्रदर्शन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी माने क्या होगा, कर्तव्यों का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल माने परिवर्तनीय नियम है। क्या नियम है, परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी
to observe morality is to attain mastery over our mind and our passions. To observe morality, morality माने नैतिकता, observe माने पालन करना, to attain, attain माने प्राप्त करना, mastery over our mind, हमारे मन पर स्वामित्व प्राप्त करना, and our passion, और हमारे जुनून पर, नैतिकता का पालन करना, हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जानते हैं, वी नो हम लोग जानते हैं, आवर सेल्फ माने क्या होता है, खुद को। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सभ्यता का समानार्थक अर्थ है, समान अर्थ है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण। पैराग्राफ 4 देखिएगा। देखिएगा, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हैज नथिंग टू लर्न, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी माने किसी से, एल्स माने और, किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये वैसा ही है, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए। पैराग्राफ 5 देखिएगा। वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी असंतुष्ट रहता है। मतलब मनुष्य जो है एक भूखे शेर की भांति है, नहीं, जितना दे दो उतना ही और पाना चाहता है। इसके मन की इच्छाएं कभी समाप्त, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, बेचैन रहता है, तड़पते रहता है, चाहे इससे के लिए उसकी जान भी क्यों न चली जाए, लेकिन उसकी भूख कभी, हमेशा सोचते रहता है कि उसका हंसोट ले, तुम्हारा हंसोट ले, उसका हंसोट ले। पूरा दुनिया पर चाहता है कि मेरा ही हो, पूरा जमीन जायदाद घर सब किसका हो, मेरा, दुनिया में कोई न रहे, मेरे सिवा कोई न रहे, सब कुछ मेरा हो, सब बकवास है, मेरा बेटा बेटी मेरा है और सबका बेटा बेटी बेकार है, यही सोच है। इसीलिए क्या होते हैं लोग, असंतुष्ट रहते हैं और बेचैन रहते हैं, तड़पते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कभी कभी तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं डिप्रेशन से। कभी कभी तो लोग डिप्रेशन के कारण दूसरों को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मेंटल कंडीशन में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक आपको वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वैसे ही बेचैन रहोगे, कुत्ते गिद्दर की तरफ मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो कि हाँ, हमें इतने में जीना है, हमें ज्यादा भगवान से नहीं चाहिए, मेरा जीवन अच्छा से गुजरे, अच्छा से रहूं, सबों से अच्छा बोल व्यवहार रखूं, तभी संतुष्टि मिलेगा। क्योंकि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, जो हमारी संतुष्टि है, वो हमारा मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है, मानसिक स्थिति पर। जैसा हम दुनिया को देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। नहीं, अगर हम बुरा देखेंगे सब बुरा नजर आएगा, अच्छा देखेंगे सब अच्छा नजर आएगा। नहीं, सुंदरता दुनिया में नहीं होती, सुंदरता कहाँ होती है, देखने वालों की आंखों में होती है। कोई कोयला को भी सुंदर कहता है, नहीं, और कोई सोना को भी खराब कहता है। एक ही चीज को देखने का नजरिया है। नहीं, जब हम लोग शादी के लिए लड़की देखते हैं तो कोई लड़की को काट देता है, मतलब पसंद नहीं करता, वही लड़की को कोई पसंद कर लेता है। नहीं, उसी तरीके से एक लड़की भी लड़के को देखती है शादी के लिए, तो वो भी वैसा ही होता है। मान लो कि एकदम भकलोल है, असभ्य है, अज्ञानी है, न पहनने का लूर है, न दौड़ने का लूर है, न खाने का लूर है, फिर भी उसे पसंद आ जाता है। तो ये देखने का क्या है, नजरिया है। तो सबसे पहले हम लोगों को नजरिया बदलना होगा, किसके प्रति, मानवता के प्रति। हमको समझना पड़ेगा कि दुनिया में मानव से बड़ा कुछ
मानवता से बड़ा कुछ नहीं। दूसरे के सुख में, दूसरे के दुख में हिस्सेदारी बने, दूसरे को मदद करे, तब जाके हम लोग खुश रहेंगे। नहीं तो भटकते रहेंगे, हाय पैसा हाय पैसा, अंत में कोई पैसा नहीं है, चले जाओगे। नहीं, सभी लोग उठाएंगे, चार कंधा लगाएंगे और बोले गंगा माई की जय, साफ हो जाओगे। जमीन जायदाद धन दौलत बेटा बेटी सब का सब धरा का धरा रह जाए, और तुम हाय पैसा हो गया, हाय पैसा, बोले गंगा माई की जय पैसा। चलिए आगे बढ़ो। द मोर बी इंडल्ज, जितना अधिक हम, द मोर बी इंडल्ज, जितना अधिक हम लिप्त होंगे, आवर पैशंस, अपनी भावनाओं में, जुनून में, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतना ही ये बेलगाम होगा। द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही ये बेलगाम होगा। मतलब जितना तुम सुख की कामना करोगे, जितना तुम भावनाओं में लिप्त होगे, जितना तुम जुनून में पागल होगे, जितना तुम कुछ पाने में पागल होगे, उतना ही तुम्हारा घोड़े का लगाम क्या हो जाएगा, मन का लगाम नहीं, हमारे मन का लगाम छूटता चला जाएगा, और एक समय आएगा जब घोड़े की भांति लगाम हट जाएगा और घोड़ा तुम्हारी नजर से भाग जाएगा। तो आवर एंसेस्टर्स, इसीलिए हमारे पूर्वजों, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने देयरफॉर इसीलिए सेट अ लिमिट, क्या किए थे, एक सीमा निर्धारित किए थे, टू आवर इंडल्जेंसेस, किस पर, हमारे भोग विलास पर। हमारे पूर्वज क्या कहते थे कि हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, महात्मा गांधी कहा करते थे कि सिंपल लिविंग एंड, सादा जीवन और उच्च विचार रखो, विचार उच्च होना चाहिए, जीवन सादा। ये नहीं कि 5 लाख के पैंटे शर्ट पहन ले है, आज जब बोलते हैं तो थूक भी गाता है मुंह से, नहीं, आपके गंध आता है शरीर से, लोग आते हैं तो थूकने लगते हैं आपको, नहीं, कुतबो देखता है तो झोरा छीन लेता है। तो पहने, दिखावा नहीं करना है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, अरे कौन क्या है कौन नहीं जानता, नहीं है तो क्या हुआ, सिंपल मानव बन के आए हैं, सिंपल मानव बन के जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की कि ऐसा नहीं करना है। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज ए लार्जली मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी हमारी काफी हद तक एक क्या है, मानसिक स्थिति है। पैराग्राफ 6 में आइए, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, आवर अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और एक जरूरी नहीं कि एक आदमी इसीलिए दुखी है क्योंकि वो गरीब है। क्या गरीब होने से लोग दुखी होते और पैसे होने से लोग सुखी होते? तब तो कोई अमीर आदमी इस दुनिया में दुखी नहीं रहता। अगर दुखी नहीं होता तो ये हॉस्पिटल भी नहीं चलता, बीमार भी नहीं होता। और क्या गरीब है इसलिए हम दुखी हैं? क्या गरीब लोग खुश नहीं रहते हैं? तो अमीरी गरीबी से खुशी और दुखी नहीं आती है। खुशी और दुखी कहां से आती है? आपके मेंटल कंडीशन से आती है, आपकी मानसिक स्थिति से आती है। मानो तो पत्थर न तो देव। दिल और जिगर अगर बड़ा है तो लाखों रुपए दूसरे की खुशी में उड़ा दोगे, और दिल जिगर खराब है, दिल ही छोटा है अगर, तो लाख रुपए होने के बावजूद भी नहीं, किसी भी तरह की फंक्शन करोगे, चुप्पे घर में खाओगे, बाले बच्चे या घोड़े में सब रख लोगे, नहीं ना दूसरे को पूछोगे, सोचोगे कि मेरा पैसा घट जाएगा, खा लेगा, दुगुन खा लेगा तो मेरा पैसा घट जाएगा, अन्न घट जाएगा, नहीं। तो हम लोगों को खुशियां जो है बांटना चाहिए। अगर आपका परीक्षा होता है, जितना ही नंबर आता है, सेकेंडे डिवीजन आता है, थर्डे डिवीजन आता है, 360 नंबर आता है, तो भी हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस समय भी अपने मन पर काबू रखना चाहिए। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कई बार देखा गया है कि अमीर दुखी होता है, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब सुखी। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। मिलियंस माने होता है लाखों, विल ऑलवेज रिमेन पुअर, हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने
डिसवेडेड, डिसवेडेड का मतलब क्या होता है? डिसवेडेड का मतलब होता है रोकना। अस हम लोगों को फ्रॉम लग्जरी, विलासिता से, एंड प्लेजर और आनंद से, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका। किसे रोका? विलासिता और आनंद। और सभी लोग अपनी नजर को बुक में ही रखे, लाइन बाय लाइन देखे, सुने, समझे, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। समय, समय जो होती है और वक्त, इंतजार, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, किसी का इंतजार नहीं करती है। क्या समय किसी का इंतजार करती है? एक बार आपकी हाथों से जो चीजें छूट जाती है उसे पाना बहुत, समय की रफ्तार के साथ चलना बहुत जरूरी है। पैसे, धन दौलत, परिवार सब लुट जाएगा तो मिल जाएगा नहीं, लेकिन अगर बाबू, अगर आपकी समय एक बार निकल जाएगा तो रोना धोना के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बस तुम वैसे ही व्यक्ति बन जाओगे, न पहनने के लिए कपड़ा रहेगा, न खाने के लिए मुंह से लेर टपकते रहेगा। नहीं, सोचोगे 2 रुपया कोई दे देता, एक टाइम का खाना दे देता, लेकिन वो भी नसीब नहीं होगा। अभी तो लगता हुआ कि दुनिया हमारा मुट्ठी में है, ये क्या है, अभी चाहे तो ले आएंगे ना, बोलेगा मार कर तोड़ देंगे, लेकिन समय किसी का कोई देख नहीं है। समय बड़ा बलवान होता है। समय की नजाकत को नहीं समझता है, वह किसी भी चीज को नहीं समझ पाता है। सोचो आज के 10 साल बाद क्या ऐसे ही रहेगा जिंदगी? सब अपने अपने दुनिया में खो जाएंगे। हम भी मिलेंगे 10 साल 12 साल पर, बोले का बउआ, का हाल बा, का कहे सर जी, बेटवा के भेजे वहाँ पढ़ेला मुंबई में एक्टिंग सिखाने के लिए, वो तो हमरा नाश दिया, वो का कहे, वो भाग गया लड़की के लेके, हमरा केस कर दिया हो। तो अब वह में पड़ल है 5 साल से, खेत सब बिक गया ना। इसीलिए समय को, नजाकत को तुम लोग समझो, समय को समझो, वक्त को समझो, आगे बढ़ो। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हजारों साल से हम उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके। क्या आज भी हम लोग का हल बैल उसी प्रकार का जो हजारों साल पहले था? ऐसा तो नहीं कि ट्रैक्टर वाला लगा देते हो बैल में, आज भी वही फारा चलता है, वही सीरा चलता है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम उसी तरह का कपास उगाते, कॉटेज माने कपास, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो वर्षों से उगा रहे हैं। यानी जो वर्षों से कपास उग रहा है वही आज भी हम लोग उगा रहे हैं। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। आज भी हम लोग की स्वदेशी शिक्षा कैसी है? जो पहले हुआ करती थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। कोई भी ऐसा हमारे देश में नहीं चलता है जिसमें जीवन को भ्रष्ट करने वाली शिक्षा हो। Each followed his own occupation as trade and charge as, फिर से देखिएगा, each followed his own occupation, सब अपने अपने व्यवसाय और ट्रेड व्यापार में लगे हुए, एंड चार्ज अ रेगुलेशन बेस, और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं, नहीं दिन पर, सप्ताह पर, चाहे महीने पर। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। क्या हम लोग मशीन बनाने का अक्ल नहीं है? क्या हम लोग नहीं जानते हैं? लेकिन हम लोग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो सभी मनुष्य मशीन के क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, और कोई भी हम पर हमला करके हमारी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। बट आवर फोरफादर्स
लेकिन हमारे पूर्वजों का पता था, न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसी चीजों में अपना दिल लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लैव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम उस चीजों के दास बन जाएंगे और मोरल फाइबर, चरित्र को क्या कर देंगे, खो देंगे। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. वह इसीलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिए कि हम केवल वही करना चाहिए, हमें केवल वही करना चाहिए जो हमें अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सके। They saw that, उन्होंने देखा that कि our real happiness, हमारी वास्तविक खुशी and health और स्वास्थ्य consisted in a proper use of our hands and feet, स्वास्थ्य और हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। तो नेक्स्ट लाइन है आपके सामने, पैराग्राफ 7। पैराग्राफ 7, द फर्दर रीजन दैट लार्ज, उन्होंने आगे तर्क दिया, दे फर्दर रीजन माने तर्क दिया, दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर, कि बड़े शहर प्रलोभन का एक बड़ा स्नेयर है, जाल है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस माने बोझ, और बेकार की एक बोझ है, एंड द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। कहां नहीं खुश रह पाएंगे लोग, कहां, बिग सिटीज में क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां क्या है, बोलो बच्चे लोग, वहां पे क्या है, क्योंकि बड़े शहर प्रलोभन का जाल है, आपको उसमें बुलाएगा, आप जाएंगे, आप तो भोले भाले मासूम गांव के लोग हैं, आप तो सीधा चलने वाले लोग हैं, आप तो उल्टा पुल्टा जानते नहीं हैं, आपका सारा चीज ठग लेगा और आप डिप्रेशन का शिकार होकर या तो भाग जाएंगे कहीं, नहीं तो अपने प्राण को त्याग देंगे। दैट वर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbery by rich men, कहता है कि चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा, वेश्यावृत्ति और बुराइयां इनमें फले फूलेगी और गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। They were therefore satisfied with a small village, इसीलिए वे छोटे से गांव में संतुष्ट थे। पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि why should they happy in a small village, वे छोटे गांवों में क्यों खुश रहना चाहिए, या ऐसे पूछेगा कि why were they satisfied with a small villages, वे छोटे से गांव में क्यों संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे, क्यों थे, क्योंकि वे जानते थे कि there would be the gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men, कि सब बड़े शहरों में चोर और लुटेरों का गिरोह होगा, वेश्यावृत्ति बुराइयों इनमें फले फूलेगी और गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। इसीलिए वे छोटे से गांव में क्या थे, खुश थे, संतुष्ट थे। आइए पैराग्राफ 8 पर आइए। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी जो तलवार है नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है। नैतिकता समझते हो, नैतिकता क्या होता है, नैतिकता वह होती है जो हमारे पूर्वजों ने बनाए, नैतिकता वह होती है जो सही गलत में अंतर करते हैं, नैतिकता वह होती है जो हम अपने जिंदगी में पूर्वजों के द्वारा अपनाए गए पद्धतियों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को आगे बढ़ाते हैं। एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए हेल्ड द sovereignness of the earth to be inferior to the ऋषिज and the फकीर्स, उन्होंने धरती के राजाओं और ऋषियों और फकीरों से नीच समझा। किसको नीच समझा, किसको, राजा के तलवारों को, राजा की शक्तियों को, ऋषि और फकीरों से भी क्या समझा, नीच समझा। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज fitter to teach others than to learn from others, एक ऐसा राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों से सीखने और सिखाने में सक्षम हो। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस देश में अदालत, लॉयर्स, वकील एंड डॉक्टर, और डॉक्टर थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर थे। सीमा के भीतर माने समझ रहे हो,
वो लोगों से ज्यादा पैसे का डिमांड नहीं करते थे, समझ रहे हो, गरीबों की सेवाएं करते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट, हर कोई जानता था कि दीज प्रोफेशन वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, कि ये व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। मोर ओवर, इसके अलावा दीज वकील्स एंड बैट्स डिड नॉट रॉब पीपल, ये वकील और डॉक्टर लोगों को नहीं लूटते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंस नॉट देयर मास्टर्स, वे लोग लोगों पे आश्रित थे, समझे जाते थे, न कि उनके स्वामी। मतलब कर रहा है कि उस समय के वकील और वैद्य जो थे वह लोगों की सेवाएं करते थे और वो सेवा समझते थे, न कि अपना मालिकाना हक जताते थे। अभी के डॉक्टर क्या करते हैं? अभी के डॉक्टर आप रोगी को लेकर जाएंगे, कहेंगे कि 2 लाख दो, 4 लाख दो, पहले पैसा दो तब इलाज। यानी मानवता से बढ़ के क्या हो गई है? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके जीवन की कोई कीमत। वो वकील अपने पैसे के लिए आपकी जान भी ले सकता है। अभी तो ये भी देखने में मिलता है कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हो गए जिसको गॉड की उपाधि दी जाती थी, वो एक अताई बन गए हैं, अत्याचारी बन गए हैं। लोग जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, उनका किडनी गायब हो जाता है, ना जाने क्या क्या गायब कर देते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि ऑपरेशन का चाकू ही पेट में छोड़ देते हैं, कैंची। तो सोचिए कहाँ जमाना आ गया है। इसका मतलब है कि उनको लोगों की मानवता, लोगों की खुशी से कोई मतलब। अगर उनके साथ भी वही हाल किया जाए तब समझ में आएगा कि दुख क्या होती। जस्टिस वाज टू लिबराई फेयर, न्याय संगत निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था। देयर वेर नो थॉट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवसाय नहीं था, लोगों का लुभाने के लिए व्यवसाय नहीं था, सेवा था। द इविल, या बुराई भी, टू माने भी, वॉज नोटिसेबल, देखा जा सकता था। ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, सिर्फ राजधानियों और उसके आसपास। मतलब उस समय भी था बुराई, लेकिन कहाँ था ये? देख, केवल राजधानी में और बड़े बड़े शहरों, गांव में ऐसा नहीं था। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपनी कृषि व्यवसाय किया करते। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वो घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे। कौन? हमारे गांव के। आइए पैराग्राफ 9 देखिए। पैराग्राफ 9 है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, इसके शुभ चिंतक, वोटरीज माने होता है शुभ चिंतक, नहीं, शुभ चिंतक या तरफदार, इसी तरह वर्णित किया गया। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, वहां के सभी लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। भारत में ही सभ्यता को यानी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भारत में ऐसा सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते लोग। अगला है, द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, किसको बढ़ाना है? नैतिक स्तर को बढ़ाना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता का, इमोरलिटी माने अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। नेक्स्ट लाइन है, द लैटर इज गॉडलेस, बाद वाला ईश्वरहीन है। बाद वाला मतलब वेस्टर्न। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, लेकिन भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है? ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर के विश्वास में रखने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, सो अंडरस्टैंडिंग समझने लायक, एंड सो बिलीविंग
और बहुत ही विश्वास करने योग्य। इट बिहोव्स every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as child clings to the mother's breast। कहता है कि भारत से प्यार करने वालों का जिम्मेदारी है कि भारत की पुरानी सभ्यता, जो भारत की पुरानी सभ्यता चलती आ रही है, उसके साथ उसी तरह चिपका रहे जैसे एक बच्चा अपनी मां की छाती से चिपका रहता है। इतना लगाव होना चाहिए, भारत की सेवा के लिए, हर चीज करने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे जान भी क्यों न देनी पड़े। पैराग्राफ 10 देखिएगा। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। गांधी जी कहते हैं बड़े प्यार से, क्या कहते हैं गांधी जी कि आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। मैं पश्चिमी का निंदक नहीं हूं, मैं पश्चिम वाले का हिनाई करने वाला नहीं हूं, मैं बुराई ढूंढने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। मैं पश्चिमियों का आभारी हूं। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि उनकी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूं यह सिखाने के लिए कि अगर मैं भारत को शिखर तक पहुंचाना चाहता हूं तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, मुझे अवश्य अपने देशवासियों से साफ तौर पर कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट रन इट ऑल कॉस्ट, कि हमें इसे किसी भी कीमतों पर दूर रखना चाहिए। किसको दूर रखना चाहिए? पश्चिमी सभ्यता के गुणों को। और नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ 11। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह संसाधन की पूजा है, मटेरियल्स की पूजा, पदार्थ की पूजा है, भौतिकता की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की, ब्रूट का मतलब होता है भाव शून्यता की पूजा है। पूछेगा कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो यह सारा आपको जवाब देना पड़ेगा। इट इज अनएडल्टरेटेड या कंप्लीट मटेरियलिज्म, यह पूर्णतः भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वह भौतिक सभ्यता के जीत के हर चरण में के बारे में नहीं सोचती है। और नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 12। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, अगर यह बेकार नहीं है, टू वे कंपेयर द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना। इट इज लाइकली दैट द बेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुइटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, यह प्रतीत होता है कि पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की जो उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। गांधी जी कह रहे लास्ट में कि ये जो पश्चिम वाले हैं, हो सकता है कि उनके जलवायु और उनके परिवेश के अनुसार, वातावरण के अनुसार उनके लिए अनुकूल है, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव सिविलाइजेशन सुइटेड टू आवर कंडीशन, ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता है जो हमारी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है। वो अपने जगह पे ठीक है, हम, यानी दोनों में कोई भी बुराइयां नहीं है, अपने अपने जगह पे सब ठीक है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। दोनों ही क्या है? अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी उब जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं पार्ट 2 में।